अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज आप लोगों के सबसे बड़ी खबर रखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके अब इसको डस्टबिन में फेंका गया है। वैसे आपके इल्म में होगा कि कई दफ़ा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। जब अदालत के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना था तो उनको दोबारा डस्टबिन की तरह टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसको डस्टबिन में अभी फेंका गया है। इसके हवाले से आपको बताएंगे कि उनको किस तरह डस्टबिन में फेंका गया है और किसने डस्टबिन में उनको फेंका है, ये आपको बताएंगे कि इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इस तरह क्यों हो रहा है और इतनी ज़्यादती इनके साथ क्यों होती जा रही है। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हुआ है। इससे पहले जो मंजरनामा था वो कुछ और था, अब जो मंजरनामा है वो बिल्कुल तब्दील हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसके ऊपर बात करनी अब लाजमी है, इसी के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और इसके बाद अगर दूसरी बात देखी जाए जो सबसे अहम और इसको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम कह सकते हैं कि दुबई के अंदर अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी बैठक लगी है। वो बैठक किसकी लगी है ये आपको बताएंगे कि उस बैठक में कौन कौन सी पार्टियाँ हैं और किन किन लोगों को उन्होंने अभी डस्टबिन में फेंका है, वो आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा ने इस्लामाबाद और मरी में दो बड़ी अहम मीटिंग की है। उन मीटिंग की जो पैगाम है उन्होंने दुबई पहुंचाने के लिए वो दुबई चली गई है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जरदारी साहब भी स्पेशल जहाज़ में कराची से दुबई चले गए। इसी के साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब भी इस्लामाबाद से एक स्पेशल जहाज़ में दुबई चले गए। इमरान खान साहब के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। ये झटका भी आपको बताएंगे कि ये इमरान खान साहब के लिए ये जो झटका है, आया इमरान खान साहब ने ये खुद ये झटका अपने लिए तैयार किया या कैसा ये जो या किसी और ने ये झटका इमरान खान साहब के लिए तैयार किया है, ये आपको बताएंगे। इसी के बाद आपको चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के हवाले से बताएंगे कि आया उनका जो टेन्योर है उसका ख़त्म होने से या रिटायरमेंट से पहले उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती है, क्या उनकी जो नौकरी है वो ख़तरे में पड़ सकती है, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे बड़ी ख़बर की तरफ कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल का समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है और उम्मीद भी किया जा सकता है कि बहुत जल्द जो इसके ऊपर फैसला होगा और इसके नताइज सामने आएंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा अहम था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था वो भी अब मुतासिर हो सकते हैं इसी की वजह से। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 2 घंटे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 घंटे पहले अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए हैं उनका ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन DGISPR साहब ने वाज़िह कर दिया कि उनका ट्रायल शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताता जाए कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से बेंच एक बार फिर टूट गया है। अब जो बेंच था पहले 9 का था, फिर 7 का रह गया था, अब जो है ना 6 का बेंच रह गया है। इसके टूटने के बाद सीनियर वकील एतजाज़ अहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट को मशवरा भी दिया है। उन्होंने बहुत अहम मशवरा दिया सुप्रीम कोर्ट को कि अदालत एक्शन ले और के फैसले के हवाले से अदालत के ऊपर बहतानबाजी की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि सब लोग जो बहतान लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इन सब को बुलाया जाए और सब के ऊपर 5-5 करोड़ के जुर्माने लगाए जाए और इन सब को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा जाए। जो फैसले के ख़िलाफ़ बयानबाजी करे इन सब को ये सज़ा देनी चाहिए कि ख्वाह वो हुकूमत के बंदे या हुकूमत के साथ जो कोलिशन में वो लोग हैं, जो भी है जो बहतान लगाते हैं फैसले के हवाले, स्पेशली 14 मई के फैसले के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहतान लगाते हैं उन सबको 5-5 करोड़ के जुर्माने होने चाहिए। लतीफ़ कोसा साहब ने भी कहा है कि हुकूमत आइन और अदलिया के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गई है। आज 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन है। उन्होंने कल के दिन को स्याह दिन करार दिया है। वकला बरादरी किसी को मुल्क का नुकसान नहीं करने देंगे। कहते हैं कि वकला बरादरी जितने भी अगर कोई बंदा मुल्क का नुकसान करते हैं तो वो कभी भी इनको इजाज़त नहीं देंगे कि वो मुल्क का नुकसान करें।
दौरान 2 दिन की समाअत के बाद हुकूमत अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ नहीं कर सकते, ये कहना था लतीफ़ कोसा साहब का। अब अदालत की जिम्मेदारी है कि सबको हाजिर करे और इनको सीधा करे। लतीफ़ कोसा साहब भी कहते हैं कि इन सब लोगों को अदालत में हाजिर करे और इनको सीधा करे, इन सबको सजाएं सुनाई जाए। और फिर उसके आगे आप लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ जजेस को मुख्तलिफ टाइटल दिए गए हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। फिर अदालत के ऊपर भी उन्होंने कोशिश की कि अदालत के ऊपर चढ़ाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने देखा है कि किस तरह दफ़ा 144 के बावजूद भी वहाँ पे जलसा हुआ है और वहाँ पे एक धरना हुआ है और धरने में आपने बहुत सी चीज़ें भी देखी, वहाँ पे बयानबाजी भी आपने देखी और वो सारी चीज़ें एक मौलाना साहब को जो इस्तेमाल किया गया था, अब वो मौलाना साहब कहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपने देखी। उस पर हम भी बाद में बात करते हैं कि उसको किस तरह इस्तेमाल करके अब जो है ना डस्टबिन में उनको फेंका गया है। पॉलिटिकल लीडरशिप जितने भी है पाकिस्तान की मां सेवाएं मौलाना फजल रहमान के, वो सब इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब स्पेशल तैयारे में चले गए। इस्तेहकामी पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी साहब भी दुबई रवाना हो गए। लेकिन ओन चौधरी साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम किस पे लगाया? चेयरमैन इमरान खान साहब पे, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब पे लगाया। ओन चौधरी साहब अपनी पार्टी के लीडर जहांगीर तरीन का अहम पैगाम जरदारी और नवाज शरीफ को पहुँचाएंगे। दुबई रवानगी से पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जहांगीर तरीन के खिलाफ कानूनी साजिश के मरकज़ी किरदार है या मरकज़ी किरदार थे और अहम शख्सियत ने इनकी मुलविस होने की तस्दीक भी कर दी है। इन सब के अंदर इमरान खान ने जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने लिए इख्तिदार की राह हमवार की है और जहांगीर तरीन की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे थे उसको मुस्तरद करने के लिए भी इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ था। फिर अब आते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के। जैसा कि मैंने शुरू में आपको अपनी वीडियो में कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब को मुसलसल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उनको अब डस्टबिन में फेंका है। ये असल में माजरत के साथ ये कहता हूँ, मौलाना साहब बहुत इज़्ज़त वाला बंदा है, बहुत ज़्यादा इनकी कदर है और करनी भी चाहिए। एक सियासी लीडर है और जितने भी सियासी लीडर हैं इन सब की कदर करनी चाहिए, सब मुल्क के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पे हमेशा के लिए पंजाब या सिंध की तरफ से हुकूमत की जा रही होती है। हमने काफ़ी या पंजाब या बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमने बहुत कम देखे होंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि ये सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ और मेरे हाथ में ये सब चीज़ें हैं और मैंने जो ये चीज़ें मैंने की वो मैंने किया। लेकिन बदकिस्मती से अब जो पाकिस्तान के आइंदे के फैसले हो रहे हैं उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का नाम ही शामिल नहीं है। बाकी सब पार्टियों के जो एक नई पार्टी है इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी, उसको अभी दुबई बुलाया गया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसलों में वो शामिल हो। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अब दुबई में मौजूद नहीं है, ये ज़राए का कहना है। और ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात भी है कि एक बंदा जो इतना ज़्यादा मेहनत करता है कि एक जो इलेक्टेड हुकूमत है उसको वो गिराते हैं, उसमें वो इतना अहम किरदार अदा करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो हमला करता है और फिर क्या कुछ नहीं करता मुल्क में और क्या क्या दावे नहीं करते, सदर बनने की भी कोशिश करता है। लेकिन अब जब आइंदा के पाकिस्तान के लिए फैसले हो रहे वहाँ पे उनका नाम नहीं है। अब तो मौलाना फजल रहमान को लीड करना चाहिए था कि वो वहाँ पे दुबई में मौजूद होते। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जितने भी अगर मुलाकात होते तो इन सब को मौलाना फजल रहमान साहब को लीड करना चाहिए था। लेकिन अब उनके साथ जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, शायद किसी और बंदे के साथ इतना बुरा हुआ हो जितना उनके साथ हो रहा है। अब आते खैर अपने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो दुबई में जो मीटिंग चल रही है उसी के हवाले से आपको बताते हैं। दुबई में पीपल्स पार्टी और नून लीग के आला क़यादत के दरमियान होने वाले मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब समेत दूसरे सूबे में सीटें मांगी है। जिस पीपल्स पार्टी ने जो सीटें मांगी है उसके हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ, इसमें गिलानी ख़ानदान का सीट है, इसी के बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब का है, खमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद साहब के समेत कई और भी हलकों में नून लीग ने पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट मांगे कि आप वहाँ पे अपने उम्मीदवार न खड़ा करें और वहाँ पे सिर्फ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ज़राए का बताना है कि शहबाज शरीफ भी लंदन से दुबई पहुँचेंगे।
اور ہونے والے ملاقاتوں میں بھی وہ موجود ہوں گے، یعنی شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے۔ ناظرین یہ خبر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور یہ بھی بہت زیادہ اہم خبر بھی ہے کہ دبئی کی ملاقاتوں میں نگران وزیر اعلیٰ کا نام بھی فائنل کرنا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا، کیونکہ اگست میں اب اس ٹینیور نے ختم ہونا ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اگست میں ختم ہو جائے گی، تو کس کا نام فائنل ہوگا تو یہ بھی اب فائنل ہونا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ بھی ان ملاقاتوں میں فائنل کیا جائے گا، اور جبکہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے اسمبلی توڑی جائے گی۔ یہاں پہ دو تین چیزیں جو آپ نے بہت زیادہ اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ایک، اگر حکومت اپنا وقت پورا کر دیتی ہے اگست میں، جس دن اس نے ختم ہونا ہے، اس مدت نے ختم ہونا ہے، تو اس کے بعد الیکشن 60 دن میں کرانے ہوں گے۔ اگر اس کو 4 یا 5 یا 6 دن پہلے اس کو ڈیزالو کیا جاتا ہے اسمبلی کو، تو پھر اس کی 90 ڈیز مل جاتے ہیں، تو 30 ایکسٹرا ڈیز جو ہے حکومت کو مل جائیں گے کمپین کرنے کے لیے۔ تو اسی کے اوپر بھی مشاورت ہو رہی ہے کہ اس کو اپنے مدت سے تقریباً 6 دن پہلے جو اس کو ڈیزالو کر کے اگست کے 5 تاریخ کو 6-7 تک اس کو ڈیزالو کر کے 90 ڈیز کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ بھی ایک وہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ اسی کے حوالے سے ذرائع کے مطابق نون لیگ کے کچھ مرکزی رہنما بھی طلب کر لیے گئے ہیں، اب دبئی میں کچھ ان کے بندے بھی طلب کر لیے گئے ہیں جو سینئر قیادت ہے، ملاقاتوں کے لیے دبئی جائیں گے، وہ بھی دبئی جائیں گے۔ مسلم لیگ ق اور استحکام پارٹی کو کتنے سیٹیں دینی ہیں اس پر بات بھی ہوگی۔ ایک چیز ناظرین آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان میں جب بھی حکومت بنتی ہے تو الیکشن سے پہلے عموماً جو ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگلے الیکشن میں کون جیتیں گے، کون کس کو کتنے سیٹیں ملیں گے۔ تو اب اس دفعہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو دبئی میں میٹنگ ہے، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو انہوں نے ہر جگہ پہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اب ڈسٹ بن میں ان کو پھینکا گیا ہے، تو یہاں ان کے لیے کوئی بھی چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ کن کن پارٹیوں کو جو سیٹیں مل سکتی ہیں، اور الیکشن کے ہونے سے پہلے جو نتائج جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کیے جا رہے ہیں کہ نتائج کیا ہوں گے، پیپلز پارٹی کو کتنے سیٹیں ملیں گے، نون لیگ کو کتنے سیٹیں ملیں گے، اور جو 2 نئی پارٹیاں ہیں جس میں آپ مسلم لیگ ق کو بھی ہم نئی پارٹی اس لیے کہیں گے کہ ایک دفعہ یہ توڑ چکی ہے عمران خان صاحب کے دور میں، جب پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ گئے تھے۔ تو ان کو کتنے سیٹ، مسلم لیگ ق کو کتنے سیٹیں ملیں گے، اور استحکامی پاکستان پارٹی کو کتنے سیٹیں ملیں گے، یہ بھی ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت طویل بیٹھکیں جا رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ نواز شریف صاحب کے صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی بہت طویل ملاقاتیں ہوئی ہے، زرداری صاحب کے اور بلاول بھٹو صاحب کے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں بھی لیا، جو اسلام آباد اور مری میں انہوں نے جو ملاقاتیں کی، ان ملاقاتوں کے حوالے سے ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ ان کی جو میٹنگ ہے یہ آگے بھی جاری رہے گی اور مسلسل جاری رہے گی، اور امکان بھی ہے کہ یہ ملاقاتیں کافی دنوں تک جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین میں اگر آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ تصور دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ نگران حکومت کے لیے نام وہاں پہ بھی فائنل ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ یہ نام بہت پہلے فائنل ہو چکا ہو۔ ان بیچاروں کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ تو صرف اعلان کر سکیں گے کہ اسی دن جو ہے نا یہ نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور اسی دن جو ہے نا الیکشن ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصور دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کا ڈیٹ بھی جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کس دن کو الیکشن ہونے ہیں، تو وہ بھی بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کس دن جو ہے نا اسمبلی کو ڈیزالو ہونا ہے، وہ بھی اسی کے اندر جو ہے نا فیصلہ ہوگا۔ جیسے صدر اب جو ہے نا یہ چیزیں آپ نے دیکھی، اسی میں افسوسناک بات، پھر بار بار اس ویڈیو کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے سائڈ پہ رکھا گیا ہے۔ حکومت اگر دیکھی جاتی ہے تو زیادہ تر پاکستان پر یا تو پنجاب کی طرف سے کی جا رہی ہے یا سندھ کی طرف سے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو بہت کم موقع دیا جاتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کا ہیڈ بن کے وہ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ تو میں کر رہا ہوں۔ تو سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب جو میٹنگ ہو رہی ہے دبئی میں، جس میں استحکام پاکستان پارٹی جو ابھی نئی بنی ہے ان کو بلایا گیا ہے، ان سے مشورہ کیا جا رہا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہ دبئی بلایا گیا ہے، نہ ان سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اور نہ ان کا نام کوئی بندہ لیتے کہ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے جب اوٹ اپنو کانفیڈنس کے وقت تو مسلسل مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی، وہ کبھی ان کی بیٹھک زرداری صاحب کے ساتھ ہوتی تھی، کبھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، کبھی
किसी और पार्टी के साथ, कभी किसी और पार्टी के साथ, कभी आज़ाद उम्मीदवार के साथ, लेकिन आजकल उनको हम नहीं देख रहे हैं, किसी से सुन रहे हैं कि मौलाना फजलुर्रहमान साहब को दुबई बुलाया गया है और वहाँ पे उनके साथ मीटिंग होगी और उनके साथ एक मशवरा होगा कि आइंदा हमने क्या करना है। तो ये आपके सामने, आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं, आप बहुत समझदार लोग हैं। फिर इमरान खान साहब के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। ये झटका जो इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में ज़ाती ओपिनियन के हिसाब से उन्होंने ख़ुद अपने लिए ये झटका बनाया। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की 5 साल के टेन्योर, 5 साल का टेन्योर था, लेकिन उन्होंने तकरीबन 3.5 साल गुजारे। इसमें तकरीबन 3 अगर हम देखें तो 3 ईद उल अज़हा तो इसमें आ चुके हैं। तो 3 सालों में सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब हज के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये आखिरी साल क्यों हज के लिए मुंतखब किया कि वो इसी साल हज के लिए चले गए। इसके पीछे भी बहुत से फैक्ट्स है, वो आपके सामने रखेंगे। जैसे सदर ममलिकत साहब हज के लिए के फरीज़े को अदा करने के लिए गए तो कायम मुकाम सदर जो है सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब बन गए। इनके बाद उन्होंने जो कागज़ पढ़े थे जिनके ऊपर दस्तखत नहीं हो गई थी, उन्होंने उसको टायर लगा दिया और बहुत तेज़ी से उनके ऊपर दस्तखत किए। तो ये भी इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा झटका है। इमरान खान साहब के लिए किस तरह ये बहुत बड़ा झटका है, जो तरमीमी बिल था उसी के ऊपर सादिक संजरानी साहब ने दस्तखत कर दी। अब वो जो है जो कायम मुकाम सदर ने वज़ीर आला की जानिब से भेजे गई समरी पर दस्तखत की कि जिसके के साथ ही बिल अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब वो एक एक्ट बन गया। उसके इलेक्शन बिल की तरमीम के तहत नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है, यानी सदर का इसमें भी कोई किरदार नहीं रहेगा। ये भी जो इनके हाथ में कुछ ना कुछ था वो भी इनसे छीन लिया गया है। अब अगर हुकूमत, एक तो ये बहुत बड़ा झटका इमरान खान साहब के लिए बन गया कि अब हुकूमत की मर्ज़ी है, वो कुछ करना चाहे तो वो सादिक संजरानी साहब के हवाले से बहुत जल्दी इसके ऊपर दस्तखत करके आगे इसको मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो तहायात नाअहली थी, जिसके सामने सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब एक रुकावट थे, वो रुकावट भी ख़त्म कर दी गई है। और अब उनकी जो तहायात नाअहली थी वो 5 साल तक हो गई है और अब तकरीबन 5 साल तो गुजर चुके, तो अब उनकी नाअहली ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमेशा जब कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए वो इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अगर इमरान खान साहब का जो लोग सोचते थे कि उनको ताहयात नाहल किया जाएगा, तो वो भी अब ख़त्म हुआ। इमरान खान साहब को अब ताहयात नाहल करना तकरीबन मुश्किल हो गया या नामुमकिन हो गया। अब वो भी 5 साल तक वो नाअहली हो गया, अगर खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सकता है। इसी के साथ चीफ जस्टिस साहब के लिए भी बहुत बड़ी और बुरी खबर है कि अब हुकूमत की तरफ से ये भी एक एक्सपेक्टेशन है या ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हुकूमत अब जो है ना हुकूमत अब बहुत बड़ा काम कर सकती है कि वफाकी हुकूमत को ये मौका भी मिल चुका है कि किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना हो तो वो सदर के ज़रिए जाता है। इस रेफरेंस के हवाले से ख़बर आ सकती है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कमज़ोर करने के लिए या इनको थोड़ा वीक करने के लिए उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर किया जा सकता है। और वो रेफरेंस बहुत आसानी से सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब जो कायम मुकाम सदर है, वो इसी के ऊपर साइन करके आगे इसको मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये आज तक की चीज़ें थी, मैंने आपके सामने रखी। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा चीज़ें आपके साथ रखी जाए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।